नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। महज 3 घंटे से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। आपको बता दें, 2019 में 7 चरण में वोटिंग हुई थी। 11 अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ था, 19 मई तक चला था और फिर 23 मई को नतीजे आए थे। आज भी यही उम्मीद की जा रही है, 6 से 7 चरण में ये चुनाव होगा। इस बार इंतजार कीजिए, 3 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। और इस बीच ये जो तमाम तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, दरअसल इस साल आज 16 मार्च है, मतलब जनवरी, फरवरी और करीब मार्च का आधा महीना। इन 2.5 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों में जाकर जिस तरीके से 12 लाख करोड़ की योजनाओं का या तो उद्घाटन किया है या शिलान्यास किया है, ये उसी का एक पूरा ब्यौरा आपके सामने है। फिलहाल आज जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में होंगे। इस साल के शुरू से ही पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ अंदाज में, चुनावी मोड में एक जगह से दूसरी जगह रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की बानगी ये इन तस्वीरों में मेरे इर्द गिर्द आप देख रहे हैं। अब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान, मतलब आज जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जो चुनाव आचार संहिता है वो फौरन लागू हो जाएगी। और ऐसे में विज्ञान भवन पर इस वक्त तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं, क्योंकि यही विज्ञान भवन पर ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। पहले आपको अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे होनी है, चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। उसको लेकर के विज्ञान भवन में तैयारियां कैसी हैं वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस वक्त जो है चुनाव आयोग में तैयारियां जो है की जा रही हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करता हूं विज्ञान भवन की, तो यहाँ पर किस तरीके से चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये संदेश लेकर के जो होर्डिंग्स तैयार किए गए हैं वो विज्ञान भवन के अंदर जा रहे हैं। देश का गर्व, चुनाव का पर्व, ये वो स्लोगन है जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। और अगर हम जो बात करते हैं जो है विज्ञान भवन के बाहर की, तो वहां पर तो इस तरीके के होर्डिंग्स सुबह से लगे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के प्रेस सम्मेलन है, लोकसभा का साधारण निर्वाचन एवं राज्य विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन 2024, और जो दिन है वो है 16 मार्च का, यानी कि आज का वो दिन है। और इसको लेकर के जो है विज्ञान भवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाकायदा चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं और अब इंतजार हो रहा है 3 बजे का, जब मुख्य चुनाव आयुक्त अपने जो है सह चुनाव आयुक्तों के साथ यहाँ पहुंचेंगे और करेंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान। सहयोगी कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो चुनाव मतलब लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व और उसी की तारीखों का ऐलान जो आज होने वाला है। इस बीच हम देश के अलग अलग राज्यों के सियासी समीकरण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बंगाल की अब बात करेंगे। संदेश खाली को लेकर खासतौर से काफी सुर्खियों में बंगाल रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का आंकड़ा भी सामने आ गया है, और वो आंकड़ा क्या है जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरिन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। और देखिए, जिस तरीके से 2024 का ये मुकाबला और उससे पहले देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के सामने रखा, 42 लोकसभा की सीटें। और देखिए ओपिनियन पोल सर्वे में क्या निकलकर सामने आया कि एनडीए को यहां पर 19 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन 0, देखिए क्योंकि टीएमसी यहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है, तो 23 सीटें यहां सीधे सीधे टीएमसी को मिल सकती हैं और 19 सीटों पर एनडीए को संतोष करना होगा। तो पश्चिम बंगाल की ये 42 लोकसभा सीटें और उसका ये पूरा लेखा जोखा सामने है। और आइए अब आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, ओपिनियन पोल के लिहाज से तो हमने अपने आंकड़े अपने दर्शकों को बता दिए, लेकिन आप तो अभी मौजूदा समय में ग्राउंड पर मौजूद हैं। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उससे पहले क्या चल रहा है जनता के मन में? देखिए, जनता के मन में बहुत कुछ चल रहा है। तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे राजनीति का भी तापमान बढ़ रहा है और 30 डिग्री तो ऑलरेडी मार्च आते आते क्रॉस कर चुका है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की गर्मी का क्या असर है इस बार? आपको लगता है कि जिस तरह से संदेश खाली या बाकी सारे मुद्दे हुए हैं उसका कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? आप लोग के लिए वोट के क्या मुद्दे होंगे कोलकाता में इस बार? क्या क्या सोचते हैं आप लोग? क्या सोचते हैं वोट करने के पहले? सोचते हैं कि इस बार नया कुछ होगा, डेवलपमेंट होगा जो नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, यहाँ पे रहते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? इंडस्ट्री तो उतना आया नहीं, तो इस बार मतलब वही सोच रहे इंडस्ट्री आएगा तो और भी अच्छा होगा। मतलब
कर्म संस्थान वो सब बढ़ेगा। यही ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप विकास की बात करते हैं या फिर बाकी सारे मुद्दों की बात करते हैं। इस बार क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा दक्षिण बंगाल नहीं पूरे बंगाल में बहुत बड़ा रहेगा, तो वहीं उत्तर बंगाल में भी गोरखा लैंड हो या फिर चाय बागानों का मुद्दा हो या फिर वहां की अपनी स्थानीय अस्मिता की बात हो जिसमें राजवंशी हो, और एक मामला बहुत बड़ा होगा शिरीन, मैं ये मानती हूँ कि सीएए का मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है पश्चिम बंगाल में, जिसका असर 10 से ज्यादा सीटों पर पड़ता है, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में, और उसका फायदा या नुकसान किस राजनीतिक पार्टी को होगा ये इस बार चुनाव में पता का मुद्दा, दूसरा संदेश खाली का मुद्दा। इन दो मुद्दों को लेकर आप कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सियासी फिजा है उस पर ये मुद्दे असर डालेंगे। हम जरा सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। राजनीतिक मेहमानों के जुड़ने का भी सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और के शर्मा जी से समझने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में बीजेपी की उम्मीदें जो बनती हुई नजर आ रही हैं वो कहां से कैसे, क्योंकि अगर 2021 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पूरी तरीके से दबदबा टीएमसी का नजर आया था। क्या बदला 2021 से 2024 तक के शर्मा जी? देखिए रोमाना जी, आपने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास पहले 3 सीटें थी, हम वहां बढ़ के जो है 77 सीट तक गए, तो एक वहां भी हमको जो है आम बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिला। दूसरी बात, अभी जो आप कह रहे हैं कि क्या बदला ये है, अभी अभी आपने संदेश खाली का जो है घटना देखा है। वहां पर यही नहीं, वहां जिस ढंग से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस ढंग का कुशासन हो रहा है, जिस ढंग से भेदभाव की नीति जो है ममता सरकार ने अपनाया है, जिस ढंग से वहां पर आए दिन उनके नेता भ्रष्टाचार के मामले पे जेल में जा रहे हैं, और यही नहीं, वो तमाम ऐसे हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही हैं, एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए काम कर रही हैं। तो इस सब कारणों से मैं कह सकता हूं कि आज पश्चिम बंगाल में एकदम से माहौल बदला है, और वो माहौल जो है ममता सरकार के विरुद्ध है। ठीक है, तो उसका तुष्टीकरण का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, इसको लेकर आप टीएमसी को यहां पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी यहां स्टूडियो में मौजूद है, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। विनोद शर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, आपको क्या लग रहा है सर, सीए का मुद्दा, संदेश खाली का मुद्दा, बंगाल की चुनावी फिजा में यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं क्या, और तुष्टीकरण जिसको लेकर हर बार बीजेपी घेरती है ममता बनर्जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लहजे में वहां बात कर रही है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था असेंबली का, उसमें जिस लहजे में उन्होंने बात की उसका नुकसान हुआ उनको। वो दीदी वाले लहजे की बात कर रहे हैं जी, मैं आप समझ रही हैं जी। तो वहां पर भाषा का प्रयोग जो है बहुत संभल के करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। नॉर्थ इंडिया वाली भाषा नहीं चलेगी जिस तरह से चलाई जाती है, या जिस तरह से कटाक्ष शशि थरूर पे किया गया था बहुत पहले, वैसा नहीं चलेगा जी। दूसरा, देखिए, मैं समझता हूं कि मथुआ समाज को लुभाने की कोशिश की गई है सीए के जरिए। तो सीए का जो इनिशिएटिव है केंद्र का, इट विल बी अ डबल एज्ड, 2 धारी तलवार होगी, दोनों तरफ काटेगी। एक तरफ कुछ पॉजिटिवली उनके लिए करेगी और दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। और जहां तक संदेश खाली की बात है, तो संदेश खाली एक ऐसा प्रकरण है जिसके चलते महिलाओं में उत्तेजना है जी। एक तबके की महिलाओं में जी। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी मान के चलना चाहिए कि अगर कोई एक व्यक्तित्व पूरे भारत में सक्षम है महिलाओं को आश्वासित करने में विपक्ष के अंदर, तो वो ममता बनर्जी है। नीतीश भी उस लेवल पे अब नहीं है, वो ममता बनर्जी है उसी लेवल पे जो सशक्त है कि वो महिलाओं को अपने साथ जोड़ लेती है, महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ लेती है, और सड़क पर उतरकर संघर्ष की राजनीति किस रूप में की जाती है इसकी भी एक मिसाल बनकर वक्त वक्त पर ममता बनर्जी उभरती हुई नजर आई हैं। भले ही सत्ता में रहती हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, लेकिन फिर भी वो विपक्ष वाली भूमिका किस तरीके से निभाई जाती है इसकी वो बानगी दिखाती आई हैं। इस बीच जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग की विज्ञान भवन में, वहां भीतर उस हॉल में आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए इस हॉल की। जी बिल्कुल रोमाना, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था उस हॉल में हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पर देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाकायदा वो जो कुर्सियां हैं वो सज गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी नजर आ रही है, और उन्हीं के साथ ही में जो सह चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जिम्मेदारी संभाली। और ये लीजिए मेन स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनरल इलेक्शन, लोकसभा,
ये भी नजर आ गया है और यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसका इंतजार किया जा रहा है। अब से करीबन 2 घंटे 50 मिनट बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सबसे पहले बाकी जानकारियां दी जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि करीबन 3:30 बजे के आसपास से वो जो है जिस बात का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देश के तमाम जो है मतदाता और उसके अलावा तमाम राजनीतिक दल, वो जानकारी सामने आएगी, यानी कि तारीखों का ऐलान। तो कुल मिलाकर के इस वक्त हम बात करते हैं विज्ञान भवन की, तो विज्ञान भवन में तैयारियां अंतिम पड़ाव पर और अब से 2 घंटे 50 मिनट बाद आपको यहां पर तीनों चुनाव आयुक्त नजर आएंगे और होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। जी बिल्कुल, तो मीडिया कर्मियों को इजाजत दे दी गई है, वो भीतर हॉल में पहुंच रहे हैं और हम एक बार फिर से जरा रुक कर लेते हैं। स्टूडियो में जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, अभिज्ञान प्रकाश जी भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, उनके पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। और बंगाल की सियासत पर जो अभी हम बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है 24 चुनाव में बंगाल की जो राजनीतिक मिजाज है वो किस रूप में उभर कर सामने आएगा? नहीं, बंगाल का राजनीतिक मिजाज तो पिछले चुनाव खुद ही बता रहे किस रूप में सामने आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है अभी? इंपॉर्टेंट है ये सीधा सीधा ममता वर्सेस बीजेपी है, कोई नई बात तो है नहीं। वो बीजेपी संदेश खाली को किस स्तर तक लेके जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है और बीजेपी इस एक मुद्दे से डायरेक्टली काउंटर करना चाहेगी, डायरेक्टली हिट करना चाहेगी ममता बनर्जी को। जितनी सफल होती है वो एक अलग मसला है। तो ये सेंटर इशू होगा जो बीजेपी बनाना चाहेगी, क्योंकि उसको वो सूट करता है डायरेक्टली अटैक करने के लिए ममता बनर्जी। संदेश खाली मेरे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं तक इस मुद्दे को सीमित ना रखा जाए तो बेहतर है। अभय सर, जल्दी से एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि संदेश खाली के जरिए न सिर्फ महिला बल्कि वो ध्रुवीकरण, वो शेख शाहजहां को किस तरीके से ममता बचा रही है, दो तरीके से ममता पर निशाना। देखिए, एक तो ये है कि संदेश खाली में जो हुआ, एक तो वो घटनाक्रम है जी, और मैं समझता हूं मेरे ऐसा व्यक्ति उसकी निंदा करेगा, लेकिन संदेश खाली पूरे पश्चिम बंगाल में 350 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं। संदेश खाली के केवल 2 ब्लॉक्स में ये आंदोलन चल रहा है, उससे बाहर ये आंदोलन नहीं जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इसको कई गुना एम्पलीफाई करना चाहती है। सही बात। अब वो सर, मैं आपको रोकूंगी जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागर कुर्नूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह, ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार। और साथियों, कल इसकी एक प्रचंड झलक मैंने मलकाजगिरी में भी देखी है। वहां जिस तरह लोग सड़कों पर उतरकर भाजपा का समर्थन कर रहे थे, हम सब भाजपा वालों को आशीर्वाद दे रहे थे और अबाल वृद्ध सब, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, मैं सच बताता हूं, कल शाम का वो नजारा अद्भुत था। और साथियों, अभी जो तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए और उस समय भी मैं यहां आया था और उस समय मैंने देखा था कि जनता के दिल में, जनता के दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा था, इतना गुस्सा था, और उसका नतीजा भी हमने देखा, बीआरएस का क्या हाल हुआ। और कल मैंने देखा और आज यहां भी देख रहा हूं, तेलंगाना के लोगों ने
मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। करीब 2.5 घंटे के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और ऐसे में विज्ञान भवन, जहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाना है, वहीं पर मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य चुनाव माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग पहुंचे हैं अभी। मुख्य चुनाव आयुक्त, जो जानकारी मिल रही है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो अपने दफ्तर चुनाव आयोग में पहुंच गए हैं और फिर दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से, जिसमें आपको मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ साथ जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु, दोनों उनके साथ नजर आएंगे। और इस बीच देखिए, इस बार 2024 में मोदी सरकार न सिर्फ हैट्रिक लगाने की हुंकार भर रही है, बल्कि 400 प्लस की बात कर रही है। तो 400 प्लस सीट जीतने का एक गणित जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, ये आपको बताएंगे हम। इसको ठीक करवाते हैं, हम दोबारा चलाएंगे। ये 400 प्लस सीट जीतने का जो गणित है, वो आपके सामने मैं लेकर आऊंगी। अभी तक देखिए, एक ही बार ऐसा हुआ है देश में जब कोई पार्टी 400 से ज्यादा सीट जीत हासिल कर पाई है, 400 से ज्यादा सीट पर। 1984 की मैं बात कर रही हूं, कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी फिर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक सिंपैथी इलेक्शन के तौर पर देखा जाता है। इंदिरा गांधी के निधन के बाद वो चुनाव हुए थे और ऐसा मौका पहली बार देश ने देखा था जब किसी राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। अब इस बार 2024 चुनाव में बीजेपी अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार की बात कर रही है। वो आंकड़ा हम आपको आगे दिखाएंगे और उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए, मध्य प्रदेश को लेकर जो ये तस्वीर उभरी है कि बीजेपी कुल 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की, उनमें से 28 पर जीत हासिल करेगी, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाएगी। ये सी वोटर का ओपिनियन पोल जो आपने एबीपी न्यूज पर कल देखा, उसमें ये आंकड़ा हमने आपको दिखाया और कमोबेश ये वही आंकड़ा है जो 2019 लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश में नतीजा रहा था। बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों में से मध्य प्रदेश की 28 पर जीत दर्ज की थी और सिर्फ 1 सीट, वो छिंदवाड़ा वाली, वो नकुल नाथ के खाते में गई थी 2019 में। हम सीधे अब आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं और उनके साथ मौजूद हैं वीडी शर्मा, जो खुद खजुराहो के सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। निधि, जरा जानिए, इस बार भी वो 1 सीट की टीस लग रहा है चुभने वाली है मध्य प्रदेश में बीजेपी को। ओपिनियन पोल का आंकड़ा तो यही कह रहा है। निधि, बिल्कुल, मैं सीधा वीडी शर्मा से ये सवाल कर लेती हूँ कि 1 सीट क्या सम्मान के लिए छोड़ा है आप लोगों ने? जिस 1 सीट के बारे में जो आप बोल रहे हैं निधि जी, मैं आपको आश्वस्त भी करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतेगी और छिंदवाड़ा में तो माइक्रो प्लानिंग के साथ हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे। और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का टास्क हमें है, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ, जो नड्डा जी ने हमें कहा है कि 370 प्लस नए वोटर बढ़ाना, ये छिंदवाड़ा में फोकस करके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। एक बात मैं छिंदवाड़ा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि उल्लेख आया उस सीट का। आज आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का, हितग्राहियों का गढ़ छिंदवाड़ा है। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, पंचायत के अंदर, तो ये जो ताकत है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता का जो विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों के साथ हर बूथ पर चुनाव जीतने का टारगेट हम पूरा करेंगे। 400 पार आज की तारीख में भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए नजर आ रही है। भले आप दावा कर रहे हैं कि 370 और अगर अलायंस मिला दे तो 400 पार, लेकिन ये 400 का जो आंकड़ा है, ये कैसे पार करेंगे? किस तरीके से संगठनात्मक स्तर पर आप लोगों ने तैयारियां की हैं? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे टारगेट, मोदी जी कोई भी चीज कहते नहीं है, जब विश्वास होता है, और मोदी जी हमेशा इस बात को हमें भी कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंट होकर के काम करने की जरूरत है, वो कॉन्फिडेंट है। तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार जाएगा जी। 370 तो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 सीटें। मेरा छोटा सा सवाल है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को आप लोगों ने चुनाव में उतार दिया था, क्या उस वक्त तक तैयारी नहीं थी और आज की तारीख में तैयारी है? नहीं, ऐसा नहीं है, तैयारी तो हमारी हमेशा रही है, लेकिन एक रणनीति का हिस्सा है। माननीय अमित शाह जी मध्य प्रदेश के चुनाव में सारी चीजों को देख रहे थे। रणनीतिक हिस्से के तहत वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना आज भी, पहले भी तैयार थी, आज भी तैयारी, हर बूथ पर हम तैयार है चुनावी मैदान में। बूथ तो तैयारी को लेकर हुंकार भर रहे हैं, रणनीति बता रहे हैं। निधि, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हम जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, मुझे लगता है राकेश शुक्ला जी के पास पहले चलेंगे। और आप जरा ये बताइए, ये कौन सी रणनीति है कि वो सांसद, सिटिंग एमपी जो हार गए विधानसभा चुनाव, राकेश शुक्ला जी, उन्हीं को बीजेपी यहां पर रिपीट कर रही है, फिर से 24 में उम्मीदवार बना रही है, चाहे सतना से गणेश सिंह हो या फिर फगन सिंह कुलस्ते मंडला से? भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश उसके लिए सबसे उर्वरा क्षेत्र है। अच्छा। उसका कारण ये है कि आप 89 से लेके फिर 1999 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश का चुनाव जीत रही है और 40 से 43% वोट उसके पास है। पिछले चुनाव में 57% तक उसका वोट शेयर गया। बिल्कुल। सबसे हैरानी की बात रोमाना जी ये है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस 3 से 3.5 लाख वोट हासिल करती है, वो खजुराहो क्षेत्र उसने 40,000 वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी को दे दिया है। आप देखिए पिछले 14 और 19 का रिकॉर्ड, मतलब वीडी शर्मा के सामने समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा। हाँ। और वो सीट खजुराहो जिसको विद्यावती चतुर्वेदी जी जीतती थी। हाँ। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी जीतते थे। हाँ। वहां जो सपा का वोट परसेंटेज है। हाँ। वो है 0.8 14 में और 0.38 19 में। हाँ। तो ये सीट कांग्रेस देके क्या बताना चाह रही कि वो चुनाव लड़ने में दिलचस्पी ले रही है? आपने वैसे एक चीज नोटिस की, मैंने यहाँ पर बीजेपी की रणनीति से बात शुरू की थी और खत्म कहां पर हो रही है? कांग्रेस की उस रणनीति पर, जहां कांग्रेस जो है एक तरीके से परोस कर जो उसकी सीटें या जहां पर उसको संघर्ष करते हुए नजर आना चाहिए था, वो गठबंधन के साथी को देती हुई नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी जो है, क्या यहीं से उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है और वो 400 पार वाली हुंकार भर पा रही है? खैर, 400 पार वाला आंकड़ा कब हो पाया था पार, ये भी आप देख लीजिए। 1984 जिसका मैं जिक्र कर रही थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 414 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब जिस बात का जिक्र मैं कर रही हूं और जिस पर आपको गौर करना चाहिए, वो वोट परसेंटेज है। देखिए, जब 400 पार कोई पार्टी गई थी तो उसने कम से कम 293 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट पाए थे, तब कोई पार्टी 400 के पार जा पाई थी। इसके अलावा 205 पर अगर 50% से ज्यादा वोट पाए तो फिर 353 पर आंकड़ा रह गया था। जब 262 के करीब 50% से ज्यादा वोट पाए सीटों पर तो 352 पर यह आंकड़ा रह गया था। और 2019 पिछली बार जब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तो 224 सीटें थी जहां पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी और तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। तो कमोबेश तस्वीर क्या उभर रही है? एक पैटर्न यहां से आप ये निकाल सकते हैं सामने कि कम से कम 300 के आसपास सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिलना जरूरी है, तभी वो 400 पार वाला जो नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से एनडीए के लिए, वो मुमकिन हो पाएगा। जल्दी से रुक करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, ये मुमकिन हो पाएगा क्या? कम से कम 300 सीटों के आसपास 50% से ज्यादा वोट शेयर लाना होगा, ये कर पाएंगे क्या? और अगर हां तो कैसे? रोमाना जी, पहली चीज तो ये मैं कहूं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा क्यों है? इससे समझना होगा 70 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती, 282 सीट लेकर। इसके बाद दूसरे चरण में 2019 में हम 282 से बढ़ के 303 होते हैं। यहां बहुत सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, मुझे 2009 की भी चर्चाएं बहुत याद हैं टीवी में, उसके पहले की भी। कोई कल्पना भी नहीं करता था, यही सब बैठ के कहते थे कि साहब कहां से लाओगे, बहुमत नहीं ला पाओगे, टेक्निकल सवाल आपसे पूछूं, 171 से आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके सामने विपक्ष जो है वो एकजुट होकर सामने उतरा हुआ है चुनाव मैदान में। ऐसे में क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि आप 50% से ज्यादा वोट शेयर 300 के करीब सीटों पर हासिल कर पाएं? ये मुमकिन हो पाएगा क्या? क्योंकि 400 पार तो तभी हो पाएगा। नहीं, एकजुट कहां है विपक्ष? अच्छा, मुझे बताइए 2019 और अभी में क्या अंतर है विपक्ष में?
ठीक है। वही स्थिति है। एक आम आदमी पार्टी के अलावा क्या एडिशन है, और वो भी जो है पंजाब में एक दूसरे के सामने है। तो खैर दूसरी बात पे कहता हूं सर, एक और बहुत बड़ा बदलाव है, शायद आप नोट नहीं कर रहे हैं उसको। आम आदमी पार्टी, आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार आप भूल गए सर। बिहार में पिछली बार आरजेडी और कांग्रेस साथ थे, लेफ्ट अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार जो लेफ्ट है वो भी महागठबंधन का हिस्सा है और वहां पर भी खेला हो सकता है आप लोगों के साथ। उस फैक्टर को आप मिस नहीं कर सकते हैं बिहार में। नहीं, आप ठीक है, मैं उसको मिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं कि विपक्ष से यदि हमारी तुलना आप करते हैं तो आज की डेट पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक सशक्त, निर्णायक और लोकप्रिय नेतृत्व है। ठीक है, हमारे पास विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की नीति है। हमारे पास पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की नीयत है। और इसके ठीक विपरीत विपक्ष के पास ना कोई नेतृत्व है, आज की डेट में भी गठबंधन के बावजूद भी ना उनकी कोई नीति आज तक सामने आई है, ना उनकी नीयत सबको पता है कि क्या है। सब परिवारवादी पार्टी और सबको भ्रष्टाचार जो है फंसे हुए लोग हैं। तो मतलब ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, और कुल मिलाकर इसी वजह से आप कह रहे हैं कि 400 पार वाला जो नारा है वो महज नारा नहीं रहेगा, बल्कि उसको करके दिखाएंगे पूरा। इसी पर प्रतिक्रिया लेंगे। आप देख रहे हैं सुलेमान मोहम्मद, कांग्रेस के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।